Hello everyone, good morning to you and welcome to our channel अभिनंदन फॉर स्टडी। हेलो दोस्तों, आज जो है हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं आधुनिक भारत का इतिहास का पार्ट 3। इसके पहले हमने दो पार्ट डिस्कस कर चुका है, पार्ट 1 और पार्ट 2 आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में। और ये आज आधुनिक भारत के इतिहास का पार्ट 3 है जो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा और ये वीडियो अगर पसंद आए तो आप अपने दोस्तों के साथ अपने व्हाट्सएप ग्रुप में इसको ज़रूर शेयर करिएगा और इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को भी दबाइएगा ताकि आप तक सारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक है, चलिए। तो आज के टॉपिक में क्या है? नवीन स्वायत्त राज्य। ठीक है, नवीन स्वायत्त राज्य, जिसमें हम पढ़ेंगे पेशवा शक्ति का विकास, यानी कि पेशवा शक्ति का विकास कैसे हुआ। ठीक है, तो चलिए इसमें है कौन पहले? तो बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ 1713 से लेके 20 ईस्वी तक, यानी 3 साल तक इनका कार्यकाल शासन रहा। जैसे देखिए इनके बारे में पढ़ते हैं। ये चित्त पावन वंशीय ब्राह्मण थे जो 1713 ईस्वी में साहू के पेशवा बने। इन्होंने मुगल शासक फर्रुखसियर को हटाने में सैयद बंधुओं की मदद की थी, यानी फर्रुखसियर जो है उसको हटाने में सैयद बंधुओं की मदद किसने की थी? तो बालाजी विश्वनाथ ने। ठीक है, उसके बाद बालाजी विश्वनाथ के बाद आते हैं आपके बाजीराव प्रथम। कौन आते हैं? तो बाजीराव प्रथम आते हैं, जिनका शासनकाल कब से कब तक रहा है? तो 1720 ईस्वी से 1740 ईस्वी तक। इसमें क्या है? देखिए बाजीराव प्रथम, बाजीराव प्रथम जो है बालाजी विश्वनाथ का पुत्र थे, यानी जो बालाजी विश्वनाथ थे उनके पुत्र कौन है? बालाजी राव प्रथम, जिसने मराठा परिसंघ की स्थापना की थी। तो मराठा परिसंघ की स्थापना किसने की थी? तो बालाजी विश्वनाथ ने। ठीक है ना, बालाजी राव प्रथम ने। ठीक है, आगे इसमें देखते हैं कि इसमें होलकर इंदौर, सिंधिया ग्वालियर, गायकवाड़ बड़ौदा तथा भोंसले नागपुर शामिल थे। ठीक है ना। उसके बाद इसने पूना को अपना केंद्र बनाया। किसको बनाया केंद्र? तो पूना को इन्होंने अपना केंद्र बनाया था। 1728 ईस्वी में बाजीराव प्रथम और निजामुल मुल्क के बीच पालखेड़ा का युद्ध हुआ। ठीक है दोस्तों, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो पालखेड़ा का युद्ध जो है 1728 ईस्वी में होता है, जो किसके किसके बीच होता है? तो बाजीराव प्रथम और निजामुल मुल्क के बीच होता है, जिसमें निजामुल मुल्क पराजित होता है और बालाजीराव प्रथम क्या होते हैं? विजयी हो जाते हैं। ठीक है, चलिए बालाजी बाजीराव। ठीक है, बालाजी बाजीराव 1740 से 1761 ईस्वी, लगभग 21 वर्ष जो है इनका शासन रहा। यह राजा राम द्वितीय का पेशवा था। किसका पेशवा था? तो राजा राम द्वितीय का पेशवा था। इसने राज्य की संपूर्ण शक्ति अपने हाथ में ले ली। किसने? तो बालाजी बाजीराव ने। ठीक है, तथा पेशवा के पद को वंशानुगत बनाया। ठीक है ना, तो इसने पेशवा के पद को कैसा बना दिया? तो वंशानुगत बना दिया। ठीक है ना। इसी के काल में पानीपत की तीसरी लड़ाई जब कि कब हुई थी? 14 जनवरी 1761 ईस्वी में लड़ी गई थी। ठीक है ना, किसके शासनकाल में? तो बालाजी बाजीराव के शासनकाल में। ठीक है ना दोस्तों, चलिए देखते हैं। इस युद्ध में मिली पराजय को बालाजी बाजीराव सहन नहीं कर सका और 1761 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। हार से क्या हो गया? वो बहुत क्या हो गया? हताश हो गया था, जिसके कारण उसकी क्या होती है? मृत्यु हो जाती है। ठीक है, बाजीराव द्वितीय अंतिम पेशवा था, जिसे अंग्रेजों ने कानपुर के निकट बिठूर नामक स्थान पर निर्वासित कर दिया था। ठीक है ना, तब बाजीराव द्वितीय जो था अंतिम पेशवा था, जिसे अंग्रेजों ने कानपुर के निकट बिठूर नामक स्थान पर निर्वासित कर दिया। अंततः 1818 ईस्वी में पूना अंग्रेजों को मिल गया। तो पूना जो है किसको मिल गया? तो अंग्रेजों को मिल गया। इस प्रकार मराठा परिसंघ क्या हो गया? समाप्त हो गया। ठीक है ना, मराठा परिसंघ इस तरह से क्या हो गया? समाप्त हो गया। अब देख लेते हैं आंग्ल मराठा संघर्ष, जो कि आंग्ल और मराठा संघर्ष क्या क्या है, कब कब हुआ, किसके किसके बीच हुआ। ठीक है ना, तो देखिए युद्ध दिया है यहाँ
प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध, तृतीय युद्ध। काल दिया है, संधि दिया है, संधि जिससे युद्ध समाप्त हुआ, फिर समकालीन दिया है, यानी किस गवर्नर के समकालीन हुआ था। तो चलिए बारी बारी से देख लेते हैं। देखिए प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो 1775 से 1782 ईस्वी तक। और यह युद्ध कब, देखिए संधि जिससे युद्ध प्रारंभ हुआ, तो सूरत की संधि के साथ ये क्या हुआ, युद्ध प्रारंभ हुआ। और संधि जिससे युद्ध समाप्त हुआ, तो सालबाई की संधि 1782 ईस्वी में, और इसके साथ क्या हुआ, ये समाप्त हुआ। ठीक है, उस समय गवर्नर कौन था, तो वारेन हेस्टिंग। ठीक है, तो वारेन हेस्टिंग का कार्यकाल भी आप देख सकते हैं कि 1775 से 1782 ईस्वी के आसपास इसका पूरा कार्यकाल रहा है। ठीक है ना। उसके बाद द्वितीय द्वितीय जो युद्ध हुआ कब हुआ, तो 1803 से 1806 ईस्वी तक हुआ है, जो कि बसीन की संधि बाजीराव द्वितीय एवं अंग्रेज, ठीक है ना, इसके साथ क्या हुआ, यह प्रारंभ हुआ। और यह संधि जो किस संधि के साथ समाप्त हुआ, तो राजघाट की संधि जो 1804 ईस्वी में होती है, और इसके साथ क्या हुआ, यह युद्ध विराम हुआ। ठीक है ना। उस समय कौन था, तो जॉर्ज बार्लो थे। कौन थे, तो जॉर्ज बार्लो जो थे उस समय बंगाल का कौन थे, गवर्नर थे। ठीक है ना। तृतीय विश्व युद्ध, तृतीय युद्ध हुआ 1817 से 1818 ईस्वी तक। ठीक है, वही रीजन रहा है और उस वही साल सब कुछ रहा है। और कब ये हुआ, तो लॉर्ड हेस्टिंग के समय हुआ था। ठीक है ना। उस समय जो बंगाल का गवर्नर जो है बदल गया था, लॉर्ड हेस्टिंग हुआ, तो इस समय उसका क्या हुआ है, कार्यकाल हुआ है। ठीक है ना। चलिए अब अवध के बारे में देखते हैं। अवध को अंग्रेजी और मराठा राज्यों के बीच होने के कारण बफर राज्य कहा जाता था। अवध जो को अंग्रेजी और मराठा राज्यों के बीच होने के कारण बफर राज्य कहा जाता था। सादत खां बुरहान मुल्क, जिसको बुरहान मुल्क के नाम से भी जाना जाता था, ने अवध को 1722 ईस्वी में स्वतंत्र घोषित किया था। ठीक है ना। अवध को क्या कर दिया, तो स्वतंत्र घोषित किया। से किसने, तो सादत खां ने। सादत खां के बाद सफदरजंग अबुल मंसूर खां, ठीक है ना, सफदरजंग का नाम था अबुल मंसूर खान, अवध का नवाब बना शहादत खां के बाद। ठीक है ना। और फिर इसका पुत्र सुजाउद्दौला, तो सुजाउद्दौला किसका पुत्र था, तो सफदरजंग का पुत्र था। ठीक है ना। अवध का नवाब बना 1754 से 1775 ईस्वी तक। ठीक है ना। उसके बाद आगे देखते हैं सुजाउद्दौला ने वारेन हेस्टिंग के साथ 1773 ईस्वी में बनारस की संधि कर दी। इसको इम्पोर्टेंट मार्क करिएगा दोस्तों। ठीक है ना। बनारस की संधि कब हुई थी, तो 1773 ईस्वी में हुई थी। किसके कार्यकाल में, तो सुजाउद्दौला के द्वारा और वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल में। ठीक है ना। इसका जब शासन था, बंगाल का गवर्नर था वारेन हेस्टिंग, उसी समय इसका किया गया। ठीक है ना। 1775 ईस्वी में अवध के नवाब आसफुद्दौला, ठीक है ना, आसफुद्दौला ने फैजाबाद की जगह लखनऊ को राजधानी बनाया। तो फैजाबाद की जगह लखनऊ को राजधानी किसने बनाया, तो कहाँ का था, अवध का नवाब जो तो आसफुद्दौला उसने बनाया। ठीक है ना। जहाँ उसने इमामबाड़ा का निर्माण करवाया। तो इमामबाड़ा का निर्माण भी किसने कराया, आसफुद्दौला ने कराया। ठीक है ना। चलिए वाजिद अली शाह अवध का अंतिम नवाब था। पूछा जाएगा कि अवध का अंतिम नवाब कौन है, तो कौन था, वाजिद अली शाह। ठीक है ना दोस्तों, इसको भी इम्पोर्टेंट मार्क करिएगा। इसी के शासन काल में अवध पर कुशासन का इल्ज़ाम लगाकर अंग्रेज़ों ने इसे 1856 ईस्वी में ब्रिटिश शासन में मिला लिया। ठीक है ना। तो इसी के शासनकाल में जो वाजिद अली शाह है, ये जो कि अवध का अंतिम नवाब था, इसी के शासनकाल में क्या हुआ कि अवध पर कुशासन का इल्ज़ाम लगाया गया। ठीक है ना। और अंग्रेज़ों ने इस इल्ज़ाम को लगाकर 1856 में ब्रिटिश शासन में इस किसको मिला दिया, अवध को मिला दिया। ठीक है ना। उसके बाद देते हैं मैसूर को देख लेते हैं। देखिए मैसूर, देखिए कर्नाटक में पड़ता है। हैदर अली का जन्म 1722 ईस्वी में मैसूर के कोलार जिले में हुआ था। तो हैदर अली जो है कि वहाँ का शासक था, तो उसका जन्म 1722 ईस्वी में मैसूर के कोलार जिले में हुआ था और 1755 ईस्वी में डिंडीगुल के किले का फौजदार बना। ठीक है ना। यानी 1755 ईस्वी में क्या बनता है, डिंडीगुल के किले का फौजदार बना तथा 1761 ईस्वी में यह मैसूर का शासक बना। देखिए जन्म भी वहीं हुआ है और यह 1761 ईस्वी में 1755 में तो डिंडीगुल के किले का फौजदार बनता है
उसके बाद 1761 ईस्वी में मैसूर का क्या बन जाता है, ये शासक बन जाता है। ठीक है ना, कौन, हैदर अली। हैदर अली ने प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजों को हराया। ठीक है ना, तो पूछेगा आपसे कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजों को किसने हराया, तो हैदर अली ने हराया। ठीक है ना। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में जनरल आयरकुट ने पोटानोवा के युद्ध 1782 ईस्वी में हैदर को परास्त किया। ठीक है ना। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में भी क्या होता है, जनरल आयरकुट ने पोटानोवा के युद्ध 1782 में हैदर को परास्त किया और अंततः हैदर की मृत्यु हो जाती है। यानी दोनों युद्ध में उसको हराया और उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है ना। आगे देखते हैं टीपू सुल्तान। किसके बारे में, टीपू सुल्तान के बारे में। टीपू एक पढ़ा लिखा योग्य शासक था। कैसा था, तो टीपू एक पढ़ा लिखा योग्य शासक था। उसे अरबी, फारसी, उर्दू एवं कन्नड़ भाषाओं का ज्ञान था। उसने नई मुद्रा, नई माप तौल की इकाई और नवीन संवत का प्रचलन करवाया। ठीक है ना। आगे देखते हैं, टीपू ने श्रृंगेरी के जगत गुरु शंकराचार्य के सम्मान में मंदिरों का पुनर्निर्माण कराया। तो टीपू ने श्रृंगेरी के जगत गुरु जो थे शंकराचार्य, उनके सम्मान में मंदिर का क्या किया, पुनर्निर्माण कराया। यानी कि वो ध्वस्त हो चुका था तो उसको निर्माण कराया। ठीक है ना। इसने श्रृंगेरी मंदिर में देवी शारदा की मूर्ति के निर्माण के लिए धन दिया। कौन, टीपू सुल्तान ने। ठीक है ना। आगे देखते हैं, टीपू ने फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित होकर श्रीरंगपट्टनम में जैकोबियन क्लब की स्थापना की। ठीक है ना। फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित हुआ वह और श्रीरंगपट्टनम में जैकोबियन क्लब की स्थापना की। उसका सदस्य बना और स्वयं को नागरिक टीपू कहने लगा। ठीक है ना। जब इसका सदस्य बना जैकोबियन क्लब का, तो वहीं से उसने क्या किया, नागरिक टीपू कहने लगा अपने आप को। ठीक है ना। टीपू ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में फ्रांस और मैसूर के मैत्री का प्रतीक स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया। यानी कि टीपू ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में स्थानांतरित की और फ्रांस और मैसूर के मैत्री का प्रतीक किसको बताया, तो स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया। ठीक है। आगे देखते हैं, उसके 1796 ईस्वी में एक नौसेना बोर्ड का गठन किया। 1796 ईस्वी में नौसेना बोर्ड का गठन करता है। टीपू ने द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में कमान संभाली थी। ठीक है, किसने संभाली थी, तो द्वितीय आंग्ल मैसूर जब युद्ध होता है तो टीपू ने ही उस युद्ध की कमान संभाली थी। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में कैप्टन मिडोज ने टीपू को पराजित कर दिया। ठीक है, किसने पराजित कर दिया, तो कैप्टन मिडोज ने। और श्रीरंगपट्टनम की संधि की, किसकी संधि, तो श्रीरंगपट्टनम की संधि करता है। ठीक है ना। इस संधि में यह शामिल था कि टीपू अंग्रेजों को 3 करोड़ रुपए देगा। कितने करोड़ रुपए, तो 3 करोड़ रुपए देने की संधि हुई। जब तक यह रकम नहीं दी जाएगी टीपू को 2 पुत्र अंग्रेजों के कब्जे में रहेंगे। ठीक है ना। तो यह शर्त रखी गई कि जब तक टीपू जो है अंग्रेजों को 3 करोड़ रुपए नहीं दे देता, तब तक टीपू के जो 2 पुत्र थे वो अंग्रेजों के कब्जे में रहेंगे। ठीक है ना। उसके बाद चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू मारा गया। उसके बाद चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध होता है और वहाँ टीपू क्या होता है, मारा जाता है। ठीक है। अंग्रेजों ने वाडियार वंश के एक बालक कृष्णराज को मैसूर की गद्दी पर बैठाया। अंग्रेज जो थे वाडियार वंश का एक बालक था जिसका नाम कृष्णराज था, उसको उसने मैसूर की गद्दी पर बैठाया टीपू सुल्तान के बाद। ठीक है ना। टीपू सुल्तान जो है चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध में मारा जाता है। तो मैसूर जीतने की खुशी में आयरलैंड के लॉर्ड समाज ने वेलेजली को मारवीवश की उपाधि प्रदान की। ठीक है ना। तो मैसूर जीतने की खुशी में आयरलैंड के लॉर्ड समाज ने वेलेजली को मारवीवश की उपाधि प्रदान की। ठीक है। अब देख लेते हैं बारी बारी से चारों युद्ध, आंग्ल मैसूर युद्ध कैसे, कब कब क्या हुआ, किसके क्या परिणाम रहे, कौन सी संधि से ये समाप्त हुआ। ठीक है ना। देखिए प्रथम युद्ध कब हुआ, तो 1767 ईस्वी से 1769 ईस्वी के मध्य हुआ। मैसूर का उस समय शासक कौन था, तो हैदर अली। यानी प्रथम युद्ध किसके शासक काल में हुआ, तो हैदर अली के। गवर्नर उस समय कौन था, तो लॉर्ड वेरेल्स थे। ठीक है ना। कौन थे, लॉर्ड वेरेस्ट। ठीक है। संधि कौन सी होती है उस समय, मद्रास की संधि। और मद्रास की संधि के साथ ही ये क्या होता है, युद्ध विराम होता है। और इसमें परिणाम क्या हुआ, तो अंग्रेज पराजित हुए। यानी अंग्रेजों को पराजित करने वाला शासक कौन था,
तो हैदर अली, ठीक है ना। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, इस प्रश्न को आप बिल्कुल याद रखेंगे, ठीक है ना। द्वितीय युद्ध की बात करेंगे, 1780 से 1784 के मध्य होता है। वो भी किसके शासनकाल में होता है, तो हैदर अली 1782 तक रहता है, और उसके बाद आता है टीपू सुल्तान, ठीक है ना। तो हैदर अली जो उसकी मृत्यु हो जाती है, उसके बाद टीपू सुल्तान आता है, और उस समय गवर्नर कौन रहता है, वारेन हेस्टिंग रहता है। मंगलौर की संधि होती है और हैदर क्या होता है, मारा जाता है, ठीक है। तृतीय युद्ध कब होता है, तो 1790 से 1792 के बीच होता है। टीपू सुल्तान उस समय क्या होता है, शासक होता है उसी समय। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है क्या होता है, गवर्नर बनता है और श्रीरंगपट्टनम की संधि करता है, और उसमें टीपू सुल्तान क्या हो जाता है, पराजित हो जाता है। चतुर्थ जो होता है, चतुर्थ युद्ध कब होता है, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। तो टीपू सुल्तान भी देखिए, पहले में हैदर अली, दूसरे में हैदर अली, और दूसरे के मध्य में जो है टीपू सुल्तान आता है, और तीसरी चौथे में भी टीपू सुल्तान रहता है, ठीक है। लॉर्ड वेलेजली उस समय गवर्नर रहता है। और सहायक संधि, ये बहुत बार पूछा गया है कि सहायक संधि किस शासक से संबंधित है, तो टीपू सुल्तान से। और किसके उस समय गवर्नर कौन था, किसने सहायक संधि को लागू किया था, सहायक संधि के जनक कौन है। इस तरीके से बहुत सारे प्रश्न घुमा फिरा के बनता है, तो लॉर्ड वेलेजली जो है इसका उत्तर हो जाता है। और इसी चतुर्थ युद्ध में क्या होता है, टीपू की मृत्यु हो जाती है। तो इस तरीके से ये प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो ध्यान में रखिएगा सब, और बढ़िया से अच्छे से इसको देखते रहिएगा, ठीक है। चलिए, पंजाब आता है। पंजाब के गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद उसके शिष्य बंदा बहादुर, यानी कि गुरु गोविंद सिंह जी के शिष्य थे बंदा बहादुर, ने सिखों का नेतृत्व किया। यानी गुरु गोविंद सिंह जी की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद क्या होता है, सिखों का नेतृत्व करता कौन हो जाता है, बंदा बहादुर, ठीक है ना। बंदा बहादुर ने सिखों का पहला राजनीतिक नेता हुआ। सिखों का जो बंदा बहादुर था, सिखों का क्या हुआ, पहला बहादुर नेता हुआ, राजनीतिक नेता हुआ, जिसने प्रथम सिख राज्य की स्थापना की। तो प्रथम सिख राज्य की स्थापना किसने की थी, तो बंदा बहादुर ने, ठीक है ना। 1716 ईस्वी में फर्रुखसियर द्वारा बंदा बहादुर की हत्या कर दी गई। यानी कि 1716 ईस्वी में क्या होता है, तो फर्रुखसियर जो है बंदा बहादुर को क्या कर देता है, उनकी हत्या कर देता है और मार देता है, ठीक है ना। आगे, कपूर सिंह। कपूर सिंह के नेतृत्व में 1748 में दल खालसा की स्थापना होती है। किसकी स्थापना होती है, तो खालसा की स्थापना हुई। कपूर सिंह की मृत्यु के बाद जस्सा सिंह अहलुवालिया ने दल खालसा को 12 स्वतंत्र मिसलों में विभाजित कर दिया। तो कपूर सिंह की जब मृत्यु हो जाती है, तो जस्सा सिंह अहलुवालिया आता है, और वह क्या करता है, दल खालसा को 12 स्वतंत्र मिसलों में विभाजित कर दिया, जिसमें भंगी मिसल सबसे शक्तिशाली था। तो पूछेगा कि जो खालसा पंथ 10 खालसा थे उसमें, तो उसमें 12 स्वतंत्र मिसले थे, तो जिसमें से सबसे जो शक्तिशाली मिसले था कौन था, तो भंगी मिसले था। कौन था, भंगी मिसले। शुकर मिसल को आधुनिक पंजाब के निर्माण का श्रेय दिया जाता है। किसको जाता है, तो शुकर मिसल को, किसको जाता है, शुकर मिसल को, ठीक है ना। आधुनिक पंजाब के निर्माण का श्रेय जाता है, ठीक है। अब आते हैं महाराजा रंजीत सिंह, 1792 से 1839 ईस्वी तक, ठीक है ना। 39 ए और 8 ए कितना हो जाएगा, 47, लगभग 47 वर्ष, ठीक है ना। महाराजा रंजीत सिंह, ठीक है ना। तो रंजीत सिंह का जन्म 13 नवंबर 1780 ईस्वी को हुआ। कब हुआ था, तो 13 नवंबर 1780 ईस्वी को हुआ। उनके पिता मान सिंह थे। उनके पिता कौन से, मा सिंह। रंजीत सिंह शुकरचकिया मिसल के थे। रंजीत सिंह शुकरचकिया मिसल के थे। रंजीत सिंह ने भंगी मिसल से लाहौर और अमृतसर छीनकर लाहौर को अपनी राजधानी बनाया, ठीक है। रंजीत सिंह जो थे भंगी मिसल से लाहौर और अमृतसर छीनकर, यानी लाहौर और अमृतसर को मिलाकर उसने क्या किया, लाहौर को अपनी राजधानी बनाया, ठीक है ना। आगे, अफगान के शासक शाह शुजा ने रंजीत सिंह को कोहिनूर हीरा दिया, ठीक है ना। अफगान के जो शासक थे शाह शुजा, उसने क्या किया, रंजीत सिंह को कोहिनूर हीरा दिया, ठीक है। उसके बाद आता है फौज आइन। फौज आइन क्या था, तो रंजीत सिंह की अस्थाई सेना थी। रंजीत सिंह जो थे
वो कौन थे, उनकी फौज आइन जो है कि क्या थी, अस्थाई सेना थी। उन्होंने लाहौर में तोप निर्माण का एक कारखाना भी खोला। तो लाहौर जो कि वर्तमान कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान में है। तो वहाँ पे जो है इसने क्या किया, फौज आइन की सेना, अस्थाई सेना निर्माण किया, ठीक है ना। और उसने तोप निर्माण एक कारखाना भी खोला लाहौर में। रंजीत सिंह की सरकार एक खालसा, जो उनकी सरकार थी उनमें क्या थी, सरकार एक खालसा कहलाती थी। उन्होंने नानक शाही सिक्के चलवाए। कौन से सिक्के चलवाए, तो नानक शाही सिक्के, ठीक है। 1839 में रंजीत सिंह की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारियों का क्रम था खड़क सिंह, नैनिहाल सिंह, शेर सिंह और दिलीप सिंह, ठीक है। एक बार फिर से देखिए, 1839 में रंजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद इनके उत्तराधिकारियों का क्रम था, यानी कि उनके बाद जो है बारी बारी से कौन शासक बना, तो खड़क सिंह, नौनिहाल सिंह, शेर सिंह और दिलीप सिंह, ये चार जो है बारी बारी से क्या बनते हैं, शासक बनते हैं खालसा पंथ के, ठीक है ना। अब देख लेते हैं आंग्ल सिख युद्ध। आंग्ल सिख युद्ध कब कब कैसे कैसे हुआ, क्या कहानी थी उसकी। तो देखिए, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ, 1845-46 में हुआ, ठीक है। उस समय सिख शासक कौन थे, तो दिलीप सिंह। कौन थे, दिलीप सिंह। वजीर लाल सिंह जी, वजीर कौन था उसमें, लाल सिंह। सेनापति कौन थे उसमें, तेजा सिंह, ठीक है। गवर्नर कौन था, तो लॉर्ड हार्डिंज। कौन थे, लॉर्ड हार्डिंज। और संधि कौन सी थी, तो लाहौर की संधि होती है 1846 ईस्वी में। विशेष क्या था उसमें कि अंग्रेजों ने दिलीप सिंह महाराजा की पदवी दी, ठीक है ना। अंग्रेजों ने क्या किया था, दिलीप सिंह को महाराजा की क्या दी, पदवी दे दी, ठीक है। दूसरा द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 1849 के मध्य होता है, जिसमें भी क्या होते हैं, सिख शासक कौन होते हैं, दिलीप सिंह होते हैं। गवर्नर उस समय कौन होता है, तो लॉर्ड डलहौजी होता है, ठीक है। अमृतसर की संधि होती है। दिलीप सिंह से कोहिनूर हीरा लेकर, विशेष इसमें क्या है कि दिलीप सिंह से कोहिनूर हीरा लेकर ब्रिटिश राज मुकुट में लगा दिया गया, ठीक है ना। यानी दिलीप सिंह के पास जो कोहिनूर हीरा था उन्होंने क्या किया कि ब्रिटिश राज मुकुट में लगा दिया गया, ठीक है ना। उसके बाद रामनगर का युद्ध होता है 1848 ईस्वी में। चिलियावाला का युद्ध होता है 1849 ईस्वी में। गुजरात का युद्ध होता है 1849 ईस्वी में। दोस्तों, आपसे मैच करने के लिए दे सकता है कि रामनगर का युद्ध कब हुआ, चिलियावाला का युद्ध कब हुआ, गुजरात का युद्ध कब हुआ, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ, और आगे सन दे देगा आपको, ठीक है ना, या गवर्नर दे देगा। तो आपको इस तरह से मैच करना होगा। तो आप इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा, और एक दो बार इसको जब ध्यान से देखेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। दोस्तों, आप मान लीजिए कोई सफ़र में भी जा रहे हैं, तो इस वीडियो को आप डाउनलोड कर देते हैं, तो आप इस वीडियो को सुन भी सकते हैं, सुन के भी इस चीज़ को आप याद कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बंगाल आता है। तो बंगाल के बारे में, तो स्वतंत्र बंगाल की स्थापना 1717 ईस्वी में मुर्शीद कुली खान ने की थी, ठीक है ना। स्वतंत्र जो बंगाल है उसकी स्थापना 1717 ईस्वी में मुर्शीद कुली खान ने की थी। 1740 ईस्वी में अली वर्दी खां बंगाल का नवाब बना। 1740 में अली वर्दी खां बंगाल का नवाब बना, और उसकी मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। कौन बना, तो सिराजुद्दौला। किसके बाद, मुर्शीद कुली खां के बाद, ठीक है ना। सिराजुद्दौला आता है। सिराजुद्दौला ने 10 अप्रैल 1756 को बंगाल का नवाब बना। कौन, तो सिराजुद्दौला, ठीक है। सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों की कासिम बाजार की फैक्ट्री पर कब्जा कर लिया। किसने, सिराजुद्दौला ने। किसके फैक्ट्री पर, तो अंग्रेजों की जो कासिम बाजार की फैक्ट्री थी उस पर कब्जा कर लिया। अधिकांश अंग्रेज ज्वारग्रस्त फुल्टा द्वीप पर भाग गए, ठीक है ना। जो भी ज्वारग्रस्त थे अंग्रेज उस समय कहाँ भाग गए, तो फुल्टा द्वीप पर भाग गए। 20 जून 1756 को काल कोठरी की दुर्घटना हुई। तो देखिए ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है कि काल कोठरी की घटना कब हुई थी और किसके शासनकाल में हुई थी। तो सिराजुद्दौला के शासनकाल में हुई थी, ठीक है ना। कब हुई थी, तो 20 जून 1756 ईस्वी को। तो इसको इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट मार्क करिएगा। जिसमें 146 अंग्रेजों को बंदी बनाया गया, और 21 दिन में उनमें से मात्र 23 व्यक्ति 21 जून को जो है
उनमें से मात्र 23 व्यक्ति ही क्या मिले थे, जीवित मिले थे। यानी कि सोचिए 146 में 23 व्यक्ति जीवित मिले, यानी 123 लोगों की मृत्यु हो गई थी। इसलिए उस दर्दनाक घटना को क्या कहा जाता है, कालकोठरी की घटना की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, तो इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट मार्क करिएगा। अंग्रेजों ने पुनः कलकत्ता पर अधिकार कर लिया। 9 फरवरी 1757 को अंग्रेजों और नवाब के बीच अलीनगर की संधि होती है। तो अलीनगर की संधि कब होती है, तो 1757 ईस्वी में 9 फरवरी 1757 ईस्वी को किसके किसके मध्य होती है, तो अंग्रेजों और नवाब के बीच। कौन, बंगाल के नवाब के बीच। ठीक है ना। उसके बाद आता है प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध कब होता है, तो 23 जून 1757 ईस्वी को होता है। कब होता है, 23 जून 1757 ईस्वी को होता है। प्लासी बंगाल के नादिया जिले में भागीरथी नदी के बाएं किनारे पर अवस्थित है। प्लासी जो है बंगाल के नादिया जिले में भागीरथी नदी के बाएं किनारे पर अवस्थित है। ठीक है। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व क्लाइव ने किया। किसने किया, तो क्लाइव ने किया। और नवाब सिराजुद्दौला की सेना का नेतृत्व मीर जाफर, यार लतीफ़ खां और राजा दुर्लभ राय ने किया। ठीक है ना। तो जो युद्ध हुआ ये किसका युद्ध है, ये तो प्लासी का युद्ध। तो ये देखिए प्लासी के युद्ध में कौन किसका नेतृत्व कर रहा है, तो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया, तो लॉर्ड जो क्लाइव था वो करता है। और नवाब सिराजुद्दौला की सेना का नेतृत्व किसने किया, तो मीर जाफर और यार लतीफ़ खां और राजा दुर्लभ राय ने किया। 3 लोगों ने मिलकर किया था। अंततः मीर जाफर के पुत्र मीरन, ठीक है, किसका, मीरन किसका पुत्र था, तो मीर जाफर का पुत्र था, के इशारे पर मोहम्मद बेग ने सिराजुद्दौला की क्या कर दी, हत्या कर दी। किसकी हत्या कर दी, तो सिराजुद्दौला की हत्या की दी। किसका, तो मीर जाफर के पुत्र मीरन ने। ठीक है ना। मोहम्मद बेग के इशारे पर मोहम्मद बेग ने की थी, मीरन के इशारे पर। प्लासी के युद्ध के समय आलमगीर द्वितीय मुगल बादशाह बना। ठीक है ना। तो प्लासी के युद्ध के समय आलमगीर द्वितीय जो था मुगल बादशाह बना। ठीक है। मीर जाफर, अब मीर जाफर की बात करते हैं। तो मीर जाफर सिराजुद्दौला की मृत्यु के बाद क्लाइव ने 30 जून 1757 में मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया। ठीक है ना। तो मीर जाफर जो सिराजुद्दौला की जब मृत्यु हो जाती है चौसा के युद्ध में, ठीक है ना, तो प्लासी के युद्ध में, सॉरी, तो प्लासी के युद्ध में जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो 30 जून 1757 में मीर जाफर को जो है अंग्रेज़ों ने क्या किया, क्या बना दिया, तो वहाँ बंगाल का नवाब बना दिया। ठीक है। यह अंग्रेज़ों पर द्वारा बनाया गया बंगाल का पहला नवाब था। यानी कि अंग्रेज़ों के द्वारा जो बनाया गया बंगाल का पहला नवाब कौन था, तो मीर जाफर। ठीक है। चूँकि वह एक अयोग्य शासक था, कौन, मीर कासिम। ठीक है ना। मीर कासिम कहते मीर जाफर। ठीक है ना। मीर जाफर जो था यह अयोग्य शासक था, इसलिए उन्होंने क्या किया, इसको अपना बना दिया। ठीक है ना, नवाब। अंग्रेज़ों ने उसे हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। जब उन्होंने देखा कि यह तो अयोग्य है, मतलब यह इस कुर्सी के लायक नहीं है, इस शासक के लायक नहीं है, तो उन्होंने क्या किया, उसके दामाद जो था मीर कासिम, उसको बंगाल का नवाब बना दिया। ठीक है। उसके बाद आता है मीर कासिम। मीर कासिम 1760 से 1765 ईस्वी तक रहा। मीर कासिम ने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया। ठीक है। तो मुर्शिदाबाद से कहाँ का हस्तांतरित किया, तो मुंगेर हस्तांतरित किया। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। मीर कासिम ने बंगाल में दस्तक के दुरुपयोग को रोकने के लिए, किसके दुरुपयोग को, तो दस्तक के दुरुपयोग को रोकने के लिए आंतरिक व्यापार पर सभी प्रकार के शुल्कों की वसूली बंद करवा दी। ठीक है। यानी कि जो कि आंतरिक रूप से जो भी व्यापार पे शुल्कों की वसूली की जा रही थी उसको इसने क्या किया, बंद करा दिया। ठीक है ना। किस, बंगाल में दस्तक के दुरुपयोग को रोकने के लिए। ठीक है। उसके बाद मीर कासिम आता है। तो मीर कासिम 1760 से 1765 ईस्वी तक रहता है। अंग्रेज़ों ने इसे अपने विशेषाधिकार की अवहेलना के रूप में लिया और जुलाई 1763 ईस्वी में मीर जाफर को पुनः बंगाल का नवाब बनाया। ठीक है। यानी कि मीर कासिम को जब ये बनाते हैं तो मीर कासिम थोड़ा अपने हिसाब से शासन करने लगता है, जिससे अंग्रेज़ों को ये बात पसंद नहीं आती है।
और यह क्या करते हैं, मीर कासिम को फिर से हटाकर और मीर जाफर को पुनः क्या कर देते हैं, बंगाल का नवाब बना देते हैं। ठीक है, मीर कासिम ने बंगाल छोड़कर अवध के नवाब शुजाउद्दौला के यहाँ शरण ली। मीर कासिम फिर वहाँ से जाता है और बंगाल छोड़ देता है और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के यहाँ शरण ले लेता है। उसके बाद क्या होता है, बक्सर का युद्ध होता है 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को। और बक्सर के युद्ध में क्या होता है, अंग्रेजों और किसके किसके बीच युद्ध होता है, तो अंग्रेजों के और मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, यानी कि मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, ये तीनों लोग एक तरफ थे और एक तरफ अंग्रेज थे। ठीक है ना, तो इनके बीच क्या हुआ, युद्ध होता है। ठीक है, अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया। तो अंग्रेजी सेना की तरफ से हेक्टर मुनरो था। ठीक ना, इस युद्ध में क्या होता है कि अंग्रेज जो है जीत जाते हैं। किसके युद्ध में, तो बक्सर के युद्ध में। ठीक है ना, इस युद्ध के बाद अंग्रेजों की भारत में वास्तविक सत्ता स्थापित हुई। यानी कि इनकी जब वास्तविक सत्ता स्थापित कब होती है, तो बक्सर के युद्ध के बाद हो जाती है। ठीक है, 12 अगस्त 1765 ईस्वी को क्लाइव ने शाह आलम से क्या कर लेता है, इलाहाबाद की संधि कर लेता है। तो आपसे पूछता है कि इलाहाबाद की संधि कब की गई थी, तो 1765 ईस्वी में की गई थी, 12 अगस्त 1765 ईस्वी में। ठीक है, बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत 1765 ईस्वी में हुई। उसी समय क्या हुआ, जब इलाहाबाद की संधि होती है 1765 ईस्वी में, जो क्लाइव ने शाह आलम से की थी। ठीक है ना, उसी समय द्वैध शासन भी लगाया जाता द्वैध शासन भी बंगाल में लगाया जाता है। ठीक है ना, लियो कार्टिस को द्वैध शासन का जनक कहा जाता है। तो ये भी कई सारे एग्जाम में पूछा गया है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ, इलाहाबाद की संधि कब हुई, किसके किसके मध्य हुई, द्वैध शासन कब शुरू हुआ, द्वैध शासन का जनक कौन है, तो लियो कार्टिस। ये सारे प्रश्न जो है कि काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके बीपीएससी एग्ज़ाम में, चाहे टीचर बीपीएससी TRE 1, TRE 2, TRE 3, हर एग्ज़ाम में ये प्रश्न आपको इधर से देखने को मिलेगा और मिला है। ठीक है, तो आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप इस सभी पॉइंट को जरूर देखिएगा ध्यान से। लेकिन 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग ने बंगाल में द्वैध शासन का अंत कर दिया। ठीक है, जब वारेन हेस्टिंग 1772 ईस्वी में आता है तो वह क्या करता है, द्वैध शासन को जो लियो कार्टिस ने लगाया था उसको क्या कर देता है, अंत कर देता है। ठीक है, अंग्रेजों ने अपने दीवानी कार्यों को संचालित करने के लिए बिहार में राजा सिताब राय, बंगाल में मोहम्मद रजा खान एवं उड़ीसा में दुर्लभ राय को नियुक्त कर देता है। कौन, तो अंग्रेजों ने अपने दीवानी कार्यों को संचालित करने के लिए, जो भी दीवानी कार्य थे उनको संचालित करने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया, तो बिहार में राजा सिताब राय, बिहार में किसको किया, तो सिताब राय को, बंगाल में किसको किया, तो मोहम्मद रजा खान को, और उड़ीसा में दुर्लभ राय को नियुक्त किया। ठीक है, आगे देखते हैं। अंततः अंग्रेजों ने नवाब शुजाउद्दौला के साथ 16 अगस्त 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की द्वितीय संधि कर ली। तो इलाहाबाद की प्रथम संधि कब हुई, तो 12 अगस्त 1765 ईस्वी को, और इलाहाबाद की द्वितीय संधि कब होती है, तो 16 अगस्त 1765 ईस्वी को। तो इस डेट को आप जरूर याद रखेंगे। ठीक है, चलिए, तो आज के पार्ट 3 में इतना ही था। आगे हम इसका पार्ट 4 लेके आएंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखते रहिएगा और थैंक यू फॉर वाचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस बेल आइकन। ठीक है दोस्तों, चलिए, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, शुभ दिन।